अस्सलाम वालेकुम। एक बात तो तय शुदा है कि जो बाइडन एक कमज़ोर, तकसीम शुदा और खौफजदा अमरीका का सदर बन गया, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो बाइडन की पिटारी से दुनिया के लिए क्या निकलेगा इसका अंदाज़ा जल्द हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके पास क्या कुछ है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अहम सवाल यह है कि अब जो वाइट हाउस में अहम ओहदों पर इतने भारतीय बाशिंदों को बिठाया गया है उसके पाकिस्तान को क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सदर जो बाइडन की नई अमरीकी इंतज़ामिया से पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अहम सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने वाले हल्के नई अमरीकी इंतज़ामिया से चाहते क्या हैं, उनके अहदाफ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अमेरिका में नई इंतज़ामिया के आने से अमरीकी दाखिली पॉलिसियों में तो शायद बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली और काया पलट नहीं होगी। इस खारजा पॉलिसी के तनाजुर में नई इंतज़ामिया के सोच से दुनिया के कुछ मुल्कों के लिए किसी हद तक तो ये मुमकिन नज़र आता है कि वो अमेरिका से वाबस्ता अपने मफादात का बेहतरीन दिफा कर सकें, जिसमें कामयाबी ज़रूरी नहीं है। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप की गैर संजीदगी से होने वाली शर्मसारी और खफगी से बचने के लिए अब पहले की तरह नए सदर जो बाइडन की शख्सियत के पीछे छुप जाएगी और अमेरिका को रवायती हिकमत अमली पर लाने के लिए जो बाइडन की जो सोच है उसकी हिमायत करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका के हलीफ और हरीफ दोनों अमेरिका के शाकी रहे। अमेरिका को रवायती अंदाज में देखने की सदर जो बाइडन की अप्रोच से दुनिया के कुछ मुल्कों के लिए मौके और आगे जाने के लिए रास्ते पैदा होंगे और पाकिस्तान के लिए इसी तरह के मौके हैं। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात जो कशीदगी पैदा हुई थी वो सदर जो बाइडन के दौर में कम होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जब सदर मुंतखब हुए थे तो उन्होंने 2018 में यह कह के कोएलिशन सपोर्ट फंड रोक लिए थे कि पाकिस्तान करता ही कुछ नहीं, बैठे बैठे पैसे ले लेता और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हतमी मरहले पर पाकिस्तान को अपने इदारों और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए इस फंड की अशद ज़रूरत थी, लेकिन अरबों डॉलर की रकम रोक ली गई। ट्रंप ने दूसरा काम यह किया कि इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम IMET जो है उसके तहत पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरों को अमेरिका के दिफाई इदारों में तरबियत की जो सहूलत कई दहाइयों से हासिल थी उसे मनसूख कर दिया। और अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि फ़ौजी अफसरों को तरबियत का ये पहला प्रोग्राम अमेरिका को तवील मुद्दती राब्तों का जरिया रहा। इसे बंद करके ट्रंप ने अमेरिका और पाकिस्तान के दिफाई राब्ते कमज़ोर नहीं किए बल्कि अमेरिका को स्ट्रेटेजिक फ़वाइद से महरूम कर दिया। और ये ट्रंप का ही दौर इक़्तिदार है जिसमें पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकाई गई। पाकिस्तान शदीद मुआशी और मालियाती मुश्किलात के बायस कई शराइत पर अमल करने के लायक तो नहीं था, लेकिन बैनुल अक़वामी पाबंदियों के ख़तरे ने नाकाबिल कबूल फैसलों पर मजबूर किया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार वाज़े किया कि भारत के ईमा पे FATF पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, लेकिन उस शिकायत पे अमेरिका और दूसरे अहम ममालिक ने कान नहीं धरा। हालांकि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के इंसदाद के लिए काबिल तहसीन इकदाम किए। अब जो बाइडन ने पेंटागन की सरबराही जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन को दे दी है। उनका कहना है और मानना है कि अमेरिका के पाकिस्तानी फ़ौज से बेहतर ताल्लुकात से दोनों ममालिक के अहम मसाइल में ताउन की राह हमवार होगी। और उन्होंने इसका अप्रिशिएट किया कि इस्लामाबाद का अफ़गानिस्तान में किसी भी सियासी तस्फिये में अहम किरदार होगा। उन्होंने गुज़िश्ता मंगल को भी अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान को लाजमी शराकत दार की हैसियत दी थी। वैसे जो बाइडन भी ट्रंप की तरह अफ़गानिस्तान से इत्तेहादी फ़ौजों के इनखला की हिमायत करते हैं। शायद वो इस अमल को ज़्यादा तेज़ कर दें और यह बात भी पाक अमरीका बाहमी इश्तराक के अमल को फ़रोग़ देने और ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मददगार साबित हो सकती है। भारतीय मकबूजा कश्मीर के बारे में भी सदर जो बाइडन का मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तलिफ है। जो बाइडन इंतज़ामिया अगरचे यू टर्न नहीं लेगी, लेकिन वो भारत में दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ को नई जहत दे सकती है। इसके अलावा एक खुश आइन अमर तो यह है कि जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी में बाएँ बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले लोग खारजा अमूर की टीम में ज़्यादा हैं। इससे भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से अमरीकी हिकमत अमली काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। यानी पाकिस्तान के लिए इम्कानात और मौक़े मौजूद हैं, लेकिन अमरीका से ताल्लुकात पर फैसला कुन किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानी हलकों को अपना बड़ा एजेंडा तश्कील देना पड़ेगा। सिक्योरिटी इशूज़ के अलावा दीगर इशूज़ का भी पाक अमरीका ताल्लुकात का हिस्सा बनाना होगा। नए अमेरिकन प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द भारतीय नर्ज अफराद पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। नई इंतज़ामिया में 20 भारतीयों को अहम ओहदे मिले हैं, उनमें 2 कश्मीरी भी शामिल हैं। इन अहदेदारों में 17 वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे और 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होंगे। ताहम बाराक ओबामा दौर के वो अहदेदार जो बाइडन ने नज़रअंदाज कर दिए और जिनके मुतल्लिक शुबा था कि इनके भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS या फिर भारतीय हुक्मरान जमात BJP से ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि बाइडन की मुहिम में शरीक 2 भारतीय अमरीकियों में सोनल शाह और अमित जानी के नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं।
کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی بی جے پی اور آر ایس ایس سے روابط بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارتیوں کا تو خیال ہے کہ بھارتی تارکین وطن کے بیٹے بیٹیاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی سوچ بھارت کے حق میں کرنے کے لیے کردار کر دیں گے۔ تاہم بائیڈن کی نئی ٹیم کے اہم اراکین کی پاکستان کے لیے رائے بڑی پازیٹیو ہے، اور دوسری جانب نئی دہلی اور سری نگر کے ایوانوں میں یہ بات زور و شور سے کی جانے لگی ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت کے تحت عالمی انسانی حقوق کے گروپس مقبوضہ کشمیر میں متحرک ہو سکتے ہیں، جبکہ کشمیری نسل 2 خواتین ماہرین جو کہ بائیڈن کی ٹیم میں شامل کیا جانا وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسے بھارت کے کچھ معروف میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی مانا ہے کہ ان تقرریوں سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے نئی دہلی جس انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کا حل نکالا جائے۔ اگست 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے متعدد سینیٹرز نے اس حوالے سے بھارت پر شدید تنقید کی تھی۔ ادھر امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، وائس پریزیڈنٹ کاملا ہارس، سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن اور سیکرٹری دفاع جنرل لوئڈ آسٹن نے اب تک پاکستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق مثبت بیانات بھی دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیانات جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے سے پہلے دیے گئے اور کچھ صدر منتخب ہونے کے بعد دیے گئے، اور اس میں لوگوں کو اب امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ 2 اگست 2020 کو جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے مشیر اینتھنی بلنکن نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کو موقع ملا تو وہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گا اور مسلمانوں کے خلاف حالیہ بھارتی قوانین پہ اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا۔ جولائی 2020 میں انہوں نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ایک لیکچر میں کہا تھا کہ انہیں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی اور اظہار رائے کی آزادی اور شہری قوانین کے حوالے سے انتہائی سخت تحفظات ہیں۔ اسی طرح جو بائیڈن نے بھارت کے شہری ترمیمی ایکٹ اور شہریوں کے نیشنل رجسٹر کو مسترد کیا، جبکہ کاملا ہارس نے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے پہ کہا تھا کہ ہم کشمیری عوام کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تنہا نہیں، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اگر صورتحال یہی رہی تو مداخلت کرنا پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بھارتی جو بائیڈن کی جگہ ٹرمپ کو دوبارہ امریکن پریزیڈنٹ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی میں اگرچہ بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن پالیسی کے حوالے سے اختیار کردہ اپروچ اور حکمت عملی سے پاکستان پہ دباؤ کم ہوگا۔ سعودی عرب بھی پاکستان سے تعلقات کو پرانی ڈگر پہ لا سکتا ہے اور پاکستان پہ ایران، یمن اور خطے کے دیگر ایشوز کے حوالے سے سخت سعودی سوچ اختیار کرنے کے حوالے سے دباؤ کم ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن ایران سے امریکہ کے معاہدے کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں جو بائیڈن ایک سنجیدہ شخص ہیں اور یہی ان کی شناخت ہے۔ عالمی معاملات میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہیں اور پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے امریکہ کی جو مدد کی ہے یقیناً وہ تقاضا کرتی ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ اور فوجی تربیت کے پروگرامز کو امیڈیٹلی رینیو کیا جائے اور کشمیر تنازع کا بھی پرامن حل نکالا جائے۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریے گا، مجھے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔